पढ़ाई हो रहा है ना? जो पिछले क्लास पे पढ़ा दिए थे समझ में आ रहा है ना? तो उसको एक बार रिकैप करा देता हूँ जल्दी और आगे का पार्ट पढ़ाता हूँ। देखो, पिछले क्लास पे हम लोग लिम के बारे में पढ़े थे। लिम को हम एक सिंगल सेंटेंस पे डिफाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इट इज ए फिल्ट्रेटेड प्लाज्मा, लिख सकते हैं ना? और इसका प्रॉपर ये बताया था, पैसेज बताया था कि कैसे एक्चुअल में हमारे बॉडी पे लिम का फॉर्मेशन होता है। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस पे जो फ्लूइड प्रेजेंस होगा उसी को ही बोला जाएगा इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड, और नहीं तो नॉर्मली टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। और जो इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड होता है वही जब वो लिम वेसल के अंदर आ जाता है वहां पे उसका नाम चेंजेस होकर हो जाता है लिम। अब देखोगे हमारे बॉडी पे मैंने बताया था कि दोनों साइड पे एक्चुअल में जो लिम वेसल होता है वो अल्टीमेटली सब क्लेबियन वेन पे आकर मार्च होता है। तो दो टाइप का वहां पे ब्रांच फॉर्म होता है, एक तो राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। देखोगे राइट साइड पे जो भी आ जाओ, राइट साइड पे देखोगे पहले तो लिम वेसल होगा, लिम वेसल से हो जाएगा थोरेसिक डक्ट पे। तो इस केस में ये हो जाएगा राइट थोरेसिक डक्ट, और फिर ये जाकर मार्च होगा कहाँ पे? राइट सबक्लेवियन वेन पे। और लेफ्ट साइड पे देखोगे ये भी लिम वेसल से होकर ये भी जाएगा लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, और फिर ये जाएगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और यहाँ पे एक और चीज बताया था, जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होता है कि लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो होता है वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, लेस डेवलप्ड बताया था क्या? तो तो फिर उल्टा बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लो। ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा और राइट थोरेसिक डक्ट जो होगा ये लेस डेवलप्ड होगा। तो फिर हाँ, तो फिर लिखा दिया था तो फिर मैं मतलब ये उल्टा बोल दिया था उस दिन। मैं उस दिन मेरे को भी लग रहा था मैंने उल्टा बोला था, तो उसको एक बार करेक्ट कर लो। र- अच्छा, जो लेफ्ट होगा वो एक्चुअल में वेल डेवलप्ड होगा, और जो राइट थोरेसिक डक्ट होगा वो उतना डेवलप नहीं है। मतलब राइट पार्ट का देखो, लिम वेसल हमारे बॉडी पे हर पार्ट पे है, मतलब ब्रेन पे भी है, बॉडी का हर एक पार्ट पे, मतलब चाहे एब्डोमिनल पार्ट हो गया, लोअर पार्ट हो गया, और दो जो आर्म है दोनों पार्ट पे ही है। अब इस केस में देखोगे जो राइट पार्ट पे जो राइट थोरेसिक डक्ट के बारे में बता रहा हूँ वो एक्चुअल में ये जो चेस्ट रीजियन है यहाँ से लेकर राइट आर्म और बॉडी का जो राइट पार्ट पे जो ब्रेन है यहाँ से लिम्फेटिक फ्लूइड के मतलब लिम को कलेक्ट करके वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन पे डालता है, सॉरी ये राइट सबक्लेवियन वेन पे डालता है। और इस केस में देखोगे जो लेफ्ट ब्रांच जो है ये लेफ्ट साइड का ब्रेन, और यहाँ पे चेस्ट रीजन, और ये दो लेग और एब्डोमिनल पार्ट, यहाँ से पूरा जो लिम्फ होता है वो एक्चुअल में लेफ्ट ब्रांच से आता है, इसलिए लेफ्ट ब्रांच जो होगा सबसे ज्यादा डेवलप होता है और इसके थ्रू सबसे ज्यादा लिम्फ कलेक्ट होता है। जो मेन एक्चुअल में लिम्फेटिक वेसल का देखोगे जो वेल डेवलप स्ट्रक्चर होगा वो लिम्फ का लेफ्ट साइड पे होगा, बॉडी का लेफ्ट साइड पे होगा। उसको थोड़ा ये कर लो, करेक्ट कर लो। अच्छा, इसके बाद मैंने ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन के बारे में बताया था। अच्छा, तो यहाँ पे देखो
ओपन सर्कुलेशन के केस में बताया था कि सपोज जब अगले दिन ये फिगर ड्रॉ नहीं किया था, होगा तो फिगर एक ड्रॉ कर लो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्लोज सर्कुलेशन के केस में देखोगे, देखो तो ये यहाँ पे हार्ट है और यहाँ पे बॉडी टिश्यू एरिया है, और इस केस में हार्ट से देखोगे बॉडी टिश्यू के पास मैं पाथवे सिलेक्ट कर देता हूँ। और इस केस में देखोगे जो पाथवे होगा देखो इस केस में यहाँ पे देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में मैंने बताया था एक स्पेशल कैविटी पे मतलब बॉडी का देखोगे ये ओपन स्पेस पे जाकर रिलीज हो जाता है। मतलब इस केस में बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में कोई वेल डेवलप्ड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ। मतलब इनके केस में देखोगे जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ब्लड वेसल का, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन हो गया, इस केस में आर्टरीज वेन होता है बट वो एक्चुअल में एक साथ मार्च होकर कुछ मतलब नंबर पे एक तो बहुत कम होता है और वो आकर एक लार्ज ब्लड वेसल फॉर्म कर देता है। मतलब इनका बॉडी पे देखोगे जो नंबर ऑफ ब्लड वेसल है वो बहुत लिमिटेड होता है और अब वो जाकर इस पर्टिकुलर एरिया पे देखोगे ये एब्डोमिनल रीजन है। मतलब इस एब्डोमिनल रीजन पे देखोगे अब यहाँ पे बॉडी ऑर्गन होगा एब्डोमिनल पार्ट पे, जैसे हमारे बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा माउथ कैविटी होता है। इसके बाद देखोगे ये चेस्ट रीजन होता है जिसको थोरेसिक कैविटी बोला जाता है और ये जो रीजन होता है इसको एब्डोमिनल रीजन बोला जाता है और इसके नीचे का जो रीजन होता है उसको पेल्विक रीजन बोला जाता है। अब एब्डोमिनल रीजन पे देखोगे मोस्ट ऑफ द बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो एब्डोमिनल पार्ट पे होता है। तो इनके हिसाब से भी देखोगे ये जो एब्डोमिनल रीजन है यहाँ पे जो खाली स्पेस होता है इसको बोला जाता है हीमोसील। हीमोसील कैविटी जो होता है इसी को ही बॉडी कैविटी भी बोला जाता है। और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म के केस में देखा जाएगा, ये देखा जाएगा स्पेशली आर्थ्रोपोड के केस में, मोलास्का के केस में भी देखा जाएगा बट मोलास्का के केस में सेफालोपोड एक्सेप्शन हो जाता है।
सेफलोपोड के केस में एक्चुअल में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी होगा। अब इस केस में देखो, अब हार्ट से जो बॉडी फ्लूइड है, सॉरी, अब यहां से देखो कि जो ब्लड होगा, अब ये पर्टिकुलर वेसल के थ्रू ये बॉडी के जो ओपन स्पेस है वहां पे आएगा। इसको साइनस भी बोल सकते हो, इसका बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होता है, हीमोसिल भी बोल सकते हो, बॉडी कैविटी भी बोल सकते हो, इसको साइनस भी बोल सकते हो। अब इस रीजन पे आने के बाद यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जब रिलीज हो रहा है, ये डायरेक्टली ब्लड वेसल के बाद यहाँ पे जितने भी बॉडी का ऑर्गन होगा डायरेक्टली बात हो रहा है ना, मतलब बॉडी टिश्यू के साथ इसका देखोगे डायरेक्ट अटैचमेंट हो रहा है। बट इस केस में देखोगे यहाँ पे बॉडी टिश्यू के साथ डायरेक्टली देखोगे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे हार्ट के बाद यहाँ पे स्पेशली आर्टरीज के थ्रू ब्लड जा रहा है बॉडी का डिफरेंट पार्ट पे, क्योंकि अभी हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा, और ऑलरेडी तुम लोग भी पढ़ लिए होंगे क्योंकि क्लास 8 और 9 का जो सिलेबस होता है वहां पे भी हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे हार्ट से देखोगे जो ब्लड वेसल होता है, पहले तो एओर्टा होता है, एओर्टा के बाद आप देखोगे वो आर्टेरीज पे डिवाइडेड होता है, और आर्टेरी और भी छोटा सब ब्रांच हो जाता है जिसको आर्टेरियोल बोला जाता है, और आर्टेरियोल जाकर अब देखोगी बॉडी टिश्यूज एरिया पे जाकर वो कैपिलरीज फॉर्म करता है, और कैपिलरीज के थ्रू देखोगे अब वहां पे एक्सचेंज होगा, फिर जाकर वहां पे जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अब वो दोबारा वेन के थ्रू हार्ट पे आएगा। तो ये हम बोल सकते हैं ये बॉडी टिश्यू एरिया जहां पे एक्सचेंज हो रहा है। तो इस केस में देखो कोई भी ओपन स्पेस नहीं है, ये हार्ट के थ्रू आर्टरी पे आ रहा है, फिर यहाँ पे देखोगे बॉडी टिश्यू पार्ट पे मतलब कैपिलरी पार्ट पे यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, फिर एक्सचेंज होने के बाद दोबारा वेन के थ्रू हार्ट पे आ रहा है। तो इसलिए ये क्लोज रहा है, और इस केस में देखो ये एक ओपन स्पेस पे ओपन हो रहा है सारी जो ब्लड है, और फिर यहां से दोबारा ये हार्ट के अंदर जा रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसलिए इसको बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है ना? अब देखो इसका कुछ मैंने डिफरेंस भी बताया था, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। अच्छा बताओ, तो ओपन सर्कुलेशन के केस में जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होगा, मतलब जो भी ब्लड जा रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, क्या उसमें ब्लड का जो स्पीड होगा, मतलब जिस ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा है वहां पे ज्यादा होगा, क्या क्लोज सर्कुलेटरी के सिस्टम के केस में ज्यादा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी के केस में देखोगे वहां पे ज्यादा स्पीड होगा, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में देखोगे जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा वो स्पीड कम होगा। ठीक है, और कुछ मतलब वहां पे मैंने डिफरेंस बता दिया था कि इस केस में देखोगे डायरेक्टली, अच्छा ठीक है मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, नहीं तो एक बार रिकैप भी हो जाएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस केस में मैंने बताया था यहाँ पे जो हार्ट का स्ट्रक्चर होगा ये ऑयल डेवलप होता है। हार्ट क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हार्ट एंड अदर ब्लड वेसल आर नॉट वेल डेवलप्ड। इस केस में अदर ब्लड वेसल आर नॉट वेल डेवलप्ड, और इस केस में क्या होगा, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर वेल डेवलप्ड। अब यहां पे स्पीड ऑफ कंडक्शन क्या होगा, स्लो होगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन
इज स्लो और इस केस में ये फास्टर होगा। अब इस केस में देखो डायरेक्टली ऑर्गन को बात किया जा रहा है, मतलब ऑर्गन के साथ देखोगे यहाँ पे हार्ट का जो भी कनेक्शन है वो डायरेक्टली जाकर बात कर रहा है। ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बात थ्रू ब्लड, बट इस केस में देखोगे ऑर्गन को ये डायरेक्टली बात नहीं करता है। ऑर्गन्स आर नॉट डायरेक्टली बात। इस केस में देखो यहां पे एक स्पेशल फ्लूइडिक सब्सटेंस होता है जो एक्चुअल में ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, और उसको क्या बोला जाता है, लिम। यहाँ पे जो भी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे देखोगे इस केस में लिम के थ्रू एक्चुअल में बॉडी टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, और इस केस में देखोगी जो ब्लड वेसल के साथ बॉडी टिश्यू का डायरेक्ट यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। इस केस में ब्लड वेसल के साथ बॉडी टिश्यू का डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है, और इस केस में ब्लड वेसल के साथ बॉडी टिश्यू का जो एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द लिम्फ हो रहा है। एक्सचेंज थ्रू द लिम्फ इज फाउंड। ठीक है, ऐसे इनका पॉइंट तो बहुत सारा होगा, उतना भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे का पार्ट देखो। तो यहाँ पे जो जो ब्लड वेसल यहाँ पे प्रेजेंस है इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे मेनली 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल देखा जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में। एक तो होता है आर्टेरीज, एक होता है वेन, और एक होता है कैपिलरीज। अब तीनों के केस में देखो बेटा, आर्टेरी किसको बोला जाएगा, द ब्लड वेसल that carries blood from the heart to body tissue। आर्टरी कहां से लेकर कहां से ब्लड लेकर जा रहा है, हार्ट से लेकर बॉडी टिश्यू के पास, और इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन के केस में देखोगे द ब्लड वेसल that carries deoxygenated blood that carries blood from body tissue to heart। और it carries deoxygenated blood। क्या ये हमेशा सच होता है, इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे देखोगे आर्टेरीज के केस में जो एक्सेप्शन होगा ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टेरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हो जाएगा इस केस में पल्मोनरी आर्टेरी। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है क्या डीऑक्सीजनेटेड,
इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसका नेमिंग कैसे हुआ है वो बताऊंगा। और इस केस में देखोगे वेन के केस में भी एक्सेप्शन होगा, इस केस में एक्सेप्शन होगा पल्मोनरी वेन। और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब देखो ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो तुमको बहुत पहले से पता है। देखो कभी भी कोई ब्लड वेसल आर्टरी और वेन के बीच में कभी भी मतलब याद रखने में दिक्कत होगा, तो ऐसे याद रखना कि अल्फाबेटिकली जो ए होता है स्टार्टिंग वर्ड होता है। तो कभी भी कोई ब्लड वेसल जो हार्ट से ओरिजिन होकर बॉडी का और किसी पार्ट पे जाकर मार्च हो रहा है, एक्चुअल में बॉडी टिश्यू मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वो एक्चुअल में कैपिलरीज पे जाकर मार्च हो रहा है, क्योंकि हम छोटा से लेकर बड़ा स्ट्रक्चर तक देखेंगे तो आर्टेरी फिर ए ब्रांच होता है। अच्छा पहले एओर्टा कर देता हूं। पहले हो जाएगा एओर्टा, फिर आर्टेरी, फिर आर्टेरियोल, और ये जाकर मार्च होता है कहां पे, कैपिलरीज पे। इसलिए देखोगी जो कैपिलरीज होता है इसको बोला जाता है इट इज द जंक्शन ऑफ आर्टेरियोल एंड वेन्यूल, जंक्शन ऑफ आर्टेरियोल एंड वेन्यूल। देखो आर्टेरियोल क्या होता है, आर्टेरियोल है आर्टेरी का स्मॉलेस्ट ब्रांच, स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ आर्टेरी, और वेन्यूल क्या होगा, वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ वेन। स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ वेन। अब तो ये चीजें तो हमको पता है कि आर्टेरियोल और वेन्यूल, क्योंकि अब अल्टीमेटली इसका जो सबसे छोटा ब्रांच वेसल है, मतलब जो वेसल है इसके एरिया पे ही एक्चुअल में जंक्शन क्रिएट होगा। मतलब जो कैपिलरीज फॉर्म हो रहा है, अगले दिन जो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना ऐसे, देखो इस केस में देखो जो कैपिलरीज है ये एक्चुअल में कहां पे है, इस एरिया को कैपिलरीज बोला जा रहा है। यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है ये कैपिलरीज है। और यहां पे इस साइड पे जो छोटा ब्रांच होगा, मान लो एक साइड पे आर्टेरियोल है और एक साइड पे हो जाएगा वेन्यूल। क्लियर है? तो कैपिलरीज हमेशा एक्चुअल में आर्टेरी और वेन के बीच में जो बोलता है एक्चुअल में उसका जो स्मॉलेस्ट ब्रांच होगा उसमें फॉर्म होता है, मतलब आर्टेरियोल एंड वेन्यूल के बीच में, जहां पे बॉडी का किसी भी चेंज, जो न्यूट्रेंट है उसका भी एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसियस पार्टिकल है उसका भी एक्सचेंज हो रहा है, और बॉडी के अंदर थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी एक्सचेंज कहां पे हो रहा है, कैपिलरीज रीजन पे हो रहा है। देखो कैपिलरीज हमारे बॉडी पे दो रीजन पे देखोगे, आगे के पार्ट पे मैं बता रहा हूं। तो एक तो ये चीज तो समझ में आ गया ना,
अब इवोल्यूशनरी पीरियड के हिसाब से देखो, ओपन सर्कुलेशन का कुछ टाइप देखा गया था। पहले इसके बारे में मैं बता देता हूं और इसके साथ एक कंपेयर के फॉर्म पे मैं वो चीजें बता देता हूं। फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने फिगर लेकर आया था। देखो, जितने भी वर्टिब्रेट होता है, सारी वर्टिब्रेट के केस में जो सर्कुलेशन होगा उसका टाइप कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। सारी वर्टिब्रेट के केस में जो सर्कुलेशन का टाइप होता है क्लोज सर्कुलेशन होता है। तो क्लोज सर्कुलेशन के केस में भी यहां पे भी बहुत सारे टाइप देखोगे। एक तो सिंगल सर्कुलेशन देखोगे और यहां पे डबल सर्कुलेशन देखोगे। और जो डबल सर्कुलेशन देखोगे इसके अंदर भी दो टाइप होता है। एक देखोगी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन और एक देखोगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? तो क्लोज सर्कुलेशन का भी दो टाइप होता है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का भी दो टाइप होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब देखो, जो भी हार्ट का स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंस होता है, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्पीसीज है वो ह्यूमंस है। तो इससे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया था इवोल्यूशनरी पीरियड के हिसाब से, उनके बॉडी पे उतना ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ कंडीशन के हिसाब से, मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशन था उसके हिसाब से वो धीरे धीरे डेवलप होता गया। तो इसलिए देखोगे, फिश से हम स्टार्ट करेंगे। तो फिश से देखोगे इनके बॉडी पे जो सर्कुलेशन देखोगे, ये है यहाँ पे साइनस वेनोसस। ये जो स्ट्रक्चर है ये है साइनस वेनोसस। अब देखो, फिश के केस में जो हार्ट होता है वो एक्चुअल में वेनस होता है। वेनस हार्ट मतलब, देखो फिश के केस में एक पाथवे को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसके थ्रू थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फिगर ड्रॉ किया था उसी को ही ड्रॉ करो, उसके थ्रू समझा देता हूं। देखो, फिश के केस में मान लो ए है हार्ट, और ये हार्ट का जो नेचर है ये मैं बता रहा हूं, ये वेनस हार्ट है। वेनस हार्ट का मीनिंग क्या है? इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। देखो, फिश कहां पे रहता है? पानी में। तो इनके बॉडी पे देखोगे जो भी ऑक्सीजन आता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, मतलब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन एक्चुअल में मिला रहता है वहां से ये ऑक्सीजन कलेक्ट करता है। अब इनके बॉडी पे देखोगे, जब भी बॉडी के अंदर ये आ रहा है बाहर के एटमॉस्फेयर से, जब वो ऑक्सीजनेटेड एयर को ले रहा है, पहले देखोगे इसका जो ऑक्सीजनेशन होता है वो गिल्स पार्ट पे होता है। फिश के केस में जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है वो कहां पे होता है? गिल्स रीजन पे होता है। ऑक्सीजनेशन जो होगा एक गिल्स पे होगा, और फिर ये मान लो एक कैपिलरीज एरिया, कि इसको मैं यहाँ पे गिल से लिख देता हूं। एक गिल्स रीजन है और ये हार्ड है। गिल्स से देखोगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अब ये कहां पे जाएगा? बॉडी टिश्यू रीजन पे। मान लो यहाँ पे मैं बॉडी टिश्यू रीजन कर देता हूं, ये है बॉडी टिश्यू।
अब इस रीजन से देखो तो गिल्स पार्ट पे यहाँ पे पहले बाहर के एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको कलेक्ट किया गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये बॉडी टिश्यू के पास जा रहा है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे ऑक्सीजन को लेकर जाना है ना, तो जैसे ही आया यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होने के बाद, आफ्टर ऑक्सीजनेशन यहाँ पे जो भी बॉडी टिश्यू है यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस कलेक्ट होगा फिर कोई ना कोई वेन के थ्रू, और ये वेन के थ्रू दोबारा आएगा कहां पे, हार्ट पे, और हार्ट के थ्रू फिर ये जाएगा कौन सा रीजन पे, फिर से दोबारा आएगा गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। क्लियर है? देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, तो यहां पे देखो ये है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो रिसीव किया जा रहा है, और यहां पे जो रिलीज किया जा रहा है ये भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अरे अभी तो ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ ना, इस पार्ट पे आकर ऑक्सीजनेशन होगा, इसलिए तो वेनस ब्लड बोला जा रहा है ना, क्योंकि हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर देखो ऑक्सीजन आ रहा है, फिर वहां पे बॉडी टिश्यू के पास जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, फिर दोबारा हार्ट के पास आ रहा है, फिर जाकर लंग्स पे जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए। बट इनके केस में हार्ट का नेचर देखो, यहाँ पे गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर वो ऑक्सीजनेटेड एयर बॉडी टिश्यू के पास गया, बॉडी टिश्यू से हार्ट के पास जब जा रहा है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, फिर हार्ट से दोबारा जब लंग्स के पास आ रहे वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। इसलिए ही तो इसको बोला जा रहा है ना वेनस हार्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई, यहाँ पे देख पा रहे हो किसी भी एरिया पे हार्ट के साथ ऑक्सीजन का कोई कनेक्शन है नहीं है, तो इसलिए इनके केस में देखोगे जो सर्कुलेशन है, एक तो इनका सर्कुलेशन का टाइप क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन है। अब यहां पे ये फिगर थोड़ा देखो, इनके केस में जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, एक बार यहाँ पे हार्ट का इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये हो गया इनके केस में, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है एक्चुअल में फिशेस के बॉडी पे, इसको बोला जाता है साइनस वेनोसस। ये है साइनस वेनोसस, और इसको बोला जाता है कोनस आर्टेरियोसस। आर्टेरियोसस, और इसी को ही बल्बस आर्टेरियोसस भी बोला जाता है, बल्बस आर्टेरियोसस। और यहां पे देखोगे ये जो पार्ट है ये एट्रियम है, और ये जो पार्ट है ये वेंट्रिकल है। तो इनके केस में देखो बॉडी के अंदर हार्ट से लेकर, मतलब जितने भी देखोगे हार्ट पार्ट पे पहले जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव किया जा रहा है वो किसके थ्रू होगा, थ्रू द साइनस वेनोसस। इसके बाद वो कौन सा चेंबर पे जाएगा, एट्रियम चेंबर पे, क्योंकि यहाँ पे दो ही चेंबर होता है इनके केस में, तो इसलिए पहले जाएगा एट्रियम पे, इसके बाद जाएगा वेंट्रिकल पे, इसके बाद आएगा कोनस आर्टेरियोसस या बल्बस आर्टेरियोसस पे, फिर जाकर वो आएगा गिल्स पार्ट पे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा, इस रीजन पे देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा, और फिर दोबारा इस पार्ट पे देखो ऑक्सीजनेशन होगा,
और ऑक्सीजनेशन होने के वजह से यहाँ पे फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर बॉडी टिश्यू पार्ट पे जाएगा। तो इनके केस में ये सर्कुलेशन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये लिख लो, ये हार्ट ऑफ फेस, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में फेस का, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ऐसे दिखता है। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना। तो इसलिए देखो इस फिगर पे यहाँ पे जो लिखा हूं ये एक्चुअल में साइनस वेनोसस है। साइनस वेनोसस के बाद देखो ये ऑरिकल पे जाएगा, ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल पे जाएगा, फिर यहां से कोनस आर्टेरियोसस पार्ट पे जाएगा। यहां से देखोगे कोनस आर्टेरियोसस पे जाएगा, नहीं तो फिश के केस में बल्बस आर्टेरियोसस लिखना सबसे बेटर होता है। क्लियर है, तो इनके केस में सर्कुलेशन का प्रोसेस समझ में आ गया फिशेस के केस में। और तो यहाँ पे हार्ट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वेनस हार्ट होगा, इसलिए क्योंकि जो ब्लड रिसीव किया जा रहा है वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और हार्ट से जो ब्लड बाहर भी जा रहा है मतलब गिल्स पार्ट पे जा रहा है वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसलिए इनका हार्ट का जो टाइप होगा ये वेनस टाइप है। और देखो इसके बाद फिशेस के बाद जो इवोल्यूशनरी पीरियड के हिसाब से जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म था वो एम्फीबिया आया था। ऐसा तो नहीं है ना फिश के बाद डायरेक्टली मैमल्स आ गया था। तो धीरे धीरे देखोगे ये सारे स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, फिर इसका एक्सपेंशन हुआ, फिर जब ये उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन पे वो टिक नहीं पाया, फिर जाकर और कोई ऑर्गेनिज्म का वहां पे इवॉल्व हुआ। अब उस हिसाब से देखोगे कुछ ऑर्गेनिज्म उसके बीच में एक्सटिंक्ट हो गया और कुछ जो कंडीशन के हिसाब से वो एडाप्ट हो गया, आज के डेट पे भी हम उसको देखते हैं। अब इसके बाद आया था एम्फीबिया। एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के केस में देखोगे डबल सर्कुलेशन देखा जाता है, बट एम्फीबिया के केस में देखोगे दोनों के केस में एक्चुअल में यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के केस में देखोगे जो सर्कुलेशन होगा वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन किस लिए बोला जा रहा है, देखो इस केस में देखो यहाँ पे भी इस केस में मतलब एम्फीबिया के केस में देखोगे हार्ट का टोटल 3 चेंबर होता है। देखो इस केस में हार्ट का टोटल चेंबर कितना था, 2 था, यहाँ पे देखो 3 है, इस केस में भी 3 है और इस केस में 4 है। यहाँ पे बताऊंगा इसका एक्सेप्शन होता है, एलिगेटर होगा, क्रोकोडाइल होगा, जिनके केस में एक्चुअल में 4 चेंबर होता है। तो एम्फीबिया के केस में देखो जो 3 चेंबर होता है उनमें 2 होगा ऑरिकल मतलब राइट साइड पे राइट ऑरिकल और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ऑरिकल, और एक कॉमन चेंबर होता है वेंट्रिकल। अब देखो एक कॉमन चेंबर होगा तो राइट ऑरिकल का हमेशा फंक्शन एक ही है, जैसे ह्यूमन के केस में पढ़ाई कर रहे हो, राइट ऑरिकल के केस में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव होगा, और लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव होगा। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड देखो पहले ऐसे रिसीव होकर यहाँ पे आएगा, फिर आने के बाद ये वेंट्रिकल रीजन पे आएगा, फिर वेंट्रिकल रीजन पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे जो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का देखोगे एक मिक्सिंग होगा, इसलिए क्योंकि यहां से जब ये बॉडी टिश्यू पार्ट पे जाएगा और ये होगा ट्रंकस आर्टेरियोसस के थ्रू ये बाहर जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये ट्रंकस आर्टेरियोसस के थ्रू बाहर जा रहा है, फिर बॉडी टिश्यू पार्ट पे गया, दोबारा आप डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकल पार्ट पे आएगा, तो राइट वेंट्रिकल सॉरी राइट ऑरिकल पे आएगा, फिर जाकर एक कॉमन चेंबर है वेंट्रिकल। तो इसलिए देखो यहाँ पे पहले तो ऑक्सीनेटेड ब्लड आया था, फिर वेंट्रिकल पे आया, फिर वेंट्रिकल के बाद देखोगे ट्रंकस आर्टेरियोसस पे गया, फिर बॉडी टिश्यू के पास गया, बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ, फिर राइट ऑरिकल पे आया, फिर वेंट्रिकल पे आया। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रहा है ना, वेंट्रिकल पार्ट पे ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों ही आ रहा है, तो इस केस में मिक्सिंग होगा कि नहीं होगा, मिक्सिंग होगा। अब सिमिलर चीज देखोगे रेप्टाइल के केस में भी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सिस्टम था मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम था और भी थोड़ा डेवलप हुआ, मतलब इस पार्ट पे देखो कोई भी ऐसा सिप्टम फॉर्म नहीं हुआ था,
इस केस में थोड़ा बहुत सेप्टम का फॉर्म हुआ। सेप्टम एक्चुअल में एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो दो एरिया के बीच में डेवलप होता है, दो एरिया को अलग करता है। अब इस केस में देखो यहाँ पे कोई सेप्टम फॉर्म नहीं हुआ था, और इस केस में देखो यहाँ पे धीरे धीरे आप सेप्टम डेवलप्ड हो रहा है, और जैसे ही देखोगे मैमल्स आ जाता है तब ये प्रॉपर एक सेप्टम यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से दो चेंबर देखोगे ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंस होता है। अब उस हिसाब से देखो इस पार्ट पे भी क्या होगा, फिर पहले लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा, फिर आएगा वेंट्रिकल पार्ट पे। देखो इस केस में लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे दोबारा देखो इस केस में जिसके थ्रू जाएगा, इस केस में भी सिमिलर होगा ट्रंकस आर्टेरियोसस, क्योंकि ये के बारे में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू चैप्टर पे पढ़ लिया ना, ये के बारे में था ना, वहां पे फ्रॉग का ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा। तो देखोगे वहां पे साइनस वेनोसस जो होता है, वहां पे भी साइनस वेनोसस भी प्रेजेंस था और ट्रंकस आर्टेरियोसस भी प्रेजेंस था। साइनस वेनोसस क्या काम करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी के पास लेकर जाता है। तो इसलिए देखोगे ट्रंकस आर्टेरियोसस किसके साथ जुड़ा रहेगा, ऑरिकल के साथ क्या वेंट्रिकल के साथ। ट्रंकस आर्टेरियोसस किसके साथ, ट्रंकस आर्टेरियोसस का काम क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा है, किसके साथ जुड़ा रहना चाहिए, ऑरिकल के साथ क्या वेंट्रिकल के साथ। ऑरिकल के साथ तो नहीं होगा ना, क्योंकि ऑरिकल के बाद तो पहले ब्लड वेंट्रिकल पे जाएगा, वेंट्रिकल से कलेक्ट होकर फिर बॉडी टिश्यूज पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑरिकल के बाद डायरेक्टली वो ट्रंकस आर्टेरियोसस पे जाता है। ऑरिकल के बाद तो पहले तो यहाँ पे वेंट्रिकल के चेंबर पे आएगा, फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस के थ्रू बॉडी का डिफरेंट रीजन पे जाएगा, जो भी न्यूट्रिशन हो, गैसियस सब्सटेंस हो, जो भी लेकर जा रहा है, हार्मोन हो गया और भी बहुत सारी केमिकल हो गया, उसको लेकर जा रहा है। फिर यहाँ पे दोबारा कलेक्ट होगा राइट ऑरिकल पार्ट पे। यहाँ पे कलेक्ट होने के टाइम पे देखोगे यहाँ पे थ्रू द साइनस वेनोसस यहाँ पे कलेक्ट होगा, फिर दोबारा आएगा वेंट्रिकल पार्ट पे, फिर जाएगा बाहर। अब इस केस में भी देखोगे यहाँ पे प्रॉपरली जो पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन है यहाँ पे नहीं हुआ था। इसके बाद मैमल्स पार्ट पे आकर देखोगे, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, इनके केस में देखोगे यहाँ पे हार्ट जो होता है ये 4 चेंबर होता है, मतलब दोनों साइड पे देखो 2 ऑरिकल है, राइट साइड पे राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ पे भी देखो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड पे राइट वेंट्रिकल। तो इनके केस में आप ब्लड का फ्लो देखोगे, इसके बारे में आगे के पार्ट पे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। तो यहाँ पे एक कंपेयर के फॉर्म पे एक चीज लिख लो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन है। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एबिस एंड मैमल्स। अब देखो फिश के केस में जो सर्कुलेशन है ये कैसा है, सिंपल सर्कुलेशन है, सिंपल एंड सिंगल सर्कुलेशन। और इस केस में क्या होगा, इस केस में डबल सर्कुलेशन बट इनकम्प्लीट, डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। और इस केस में भी डबल इनकम्प्लीट, फिर जाकर एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, इनकम्प्लीट और एक्सेप्शन हो जाएगा क्रोकोडाइल। 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में याद रखना, बाकी ऑर्गेनिज्म और भी होता है, एलिगेटर। अब इसके बाद देखो यहां पे टाइप कैसा होगा, डबल सर्कुलेशन होगा और कंप्लीट होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस केस में टोटल हार्ट का चेंबर कितना था, 2 चेंबर,
अब दो चेंबर के हिसाब से देखोगे, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल। और इस केस में यहां पे 3 चेंबर होगा हार्ट का, तो 3 चेंबर पे देखोगे 2 होगा ऑरिकल और 1 होगा वेंट्रिकल। और इस केस में भी देखोगे 3 चेंबर होगा, और इस केस में जो एक्सेप्शन जहां पे लिखा था यहां पे हो जाएगा 4 चेंबर। तो 3 चेंबर पे भी देखोगे यहां पे भी 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। और इस केस में देखोगे 4 चेंबर होगा, तो यहां पे देखोगे 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। क्लियर है? तो ये टाइप के थ्रू और वहां पे जो फिगर है इसको कोऑर्डिनेट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। अब यहां पे इसके बाद देखो जो चीजें बता रहा हूं। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो एक्सेप्शन है वो तो हमको पता है, उसका नेमिंग कैसे आया किसी को पता है कि उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी क्यों हुआ और पल्मोनरी वेन भी क्यों हुआ? अच्छा देखो, पल्मोनरी आर्टरी और एक है पल्मोनरी वेन। देखो मैंने डेफिनेशन पे क्या लिखा था आर्टरी और वेन के केस में। आर्टरी के केस में देखो मैंने डेफिनेशन पे ये लिखा था, जब भी कोई ब्लड वेसल का ओरिजिन हार्ट है और उसका एंड पॉइंट ए हो जाएगा इसका ओरिजिन, और यहां से लेकर देखोगे एंड पॉइंट कभी भी कैपिलरीज होगा, तो उस ब्लड वेसल को क्या बोला जाता है? जब भी कोई ब्लड वेसल का ओरिजिन देखोगे हार्ट होगा और कैपिलरीज उसका एंड पॉइंट होगा, तो उसको बोला जाएगा आर्टरी। समझ में नहीं आ रहा है? देखो बेटा, तो अब वेन के केस में क्या होगा? ओरिजिन होगा कैपिलरीज और एंड पॉइंट होगा हार्ट। तो हम यहां पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा इसका ओरिजिन और ये है इसका एंड पॉइंट। और इस केस में भी देखो इसका ओरिजिन हो जाएगा कैपिलरीज और एंड पॉइंट हो जाएगा हार्ट। अब बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल, बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल जिसका ओरिजिन हार्ट पे हो रहा है और मार्च हो रहा है कैपिलरीज पे, वो सारी ब्लड वेसल को हम क्या बोलेंगे? आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के बारे में अब जब हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वहां पे भी तुमको देख पाओगे यहाँ पे प्रॉपरली। अच्छा, यहाँ पे फिगर मैं लेकर आया भी था, तो यहां से देख लो। देखो अब देखो पल्मोनरी जो आर्टरी होता है वो कहां से लेकर कहां तक होता है? पल्मोनरी आर्टरी देखो राइट वेंट्रिकल से लेकर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कलेक्ट होकर ये लंग्स पे जाएगा। बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कौन सा चेंबर पे आएगा? पहले राइट ऑरिकल चेंबर पे आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल चेंबर पे आएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये कलेक्ट होगा किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहां पे जाएगा? लंग्स पे। क्योंकि देखो लंग्स का जो एक और नाम होता है पल्मोनरी सैक, लंग्स का एक और नाम होता है पल्मोनरी सैक। तो अब इसका देखो ये ब्लड वेसल का ओरिजिन कहां पे हुआ? हार्ट पे। और कहां पे मार्च हो रहा है? क्योंकि देखोगे जब वो लंग्स पे जा रहा है तो लंग्स पे देखोगे जो एल्वियोली के पास जो कैपिलरीज फॉर्म हो रहा है वहां पे जाकर ही तो मार्च हो रहा है ना। लंग्स का जो एल्वियोली है, एल्वियोली पार्ट पे कैपिलरीज फॉर्म होता है क्योंकि वहां पे भी एक्सचेंज होता है ना, गैसेस एक्सचेंज होगा, तो इसलिए देखोगे वहां पे जाकर मार्च हो रहा है। तो इस ब्लड वेसल का ओरिजिन कहां पे था? हार्ट पे। मार्च हो रहा है कहां पे? कैपिलरीज पे, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जहां पे जाकर मार्च हो रहा है, क्योंकि पल्मोनरी सैक या लंग्स पे जाकर मार्च हो रहा है, इसलिए इस ब्लड वेसल को बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। बट ये कैरी कर रहा है क्या?
डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। अब सिमिलरली देखो, जब भी मैं पल्मोनरी वेन के बारे में बता रहा हूं, पल्मोनरी वेन एक्चुअल में कैपिलरीज से स्टार्ट हो रहा है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोली के पास जो कैपिलरीज है वहां से स्टार्ट हो रहा है और मार्च हो रहा है कहां पे, हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम चेंबर है यहां पे आकर मार्च हो रहा है। तो इसका ओरिजिन देखो क्या हो गया, कैपिलरीज हो गया और मार्च हो रहा है कहां पे, हार्ट पे। तो इस केस में हम क्या बताएंगे, इस ब्लड वेसल को बताएंगे वेन। जब भी कोई ब्लड वेसल का ओरिजिन कैपिलरीज हो रहा है और एंड पॉइंट हार्ट हो रहा है, क्योंकि पल्मोनरी वेन के केस में हम यहां पे क्या देख रहे हैं, इसका ओरिजिन कहां पे हुआ, ओरिजिन हुआ इसका देखोगे कैपिलरीज पे, कैपिलरीज ऑफ लंग्स। क्या हम लिख सकते हैं कैपिलरीज अलोंग एल्वियोली ऑफ लंग्स। और मार्च कहां पे हो रहा है, मार्च हो रहा है हार्ट पे। ये इसका एंड पॉइंट हो गया। तो इसलिए क्योंकि यहां पे भी सेम चीज है, क्योंकि ये लंग से आ रहा है इस ब्लड वेसल, इसलिए इसको बोला जा रहा है पल्मोनरी, मतलब इस केस में ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन, क्योंकि इसका ओरिजिन था लंग्स के एल्वियोली के पास जो कैपिलरीज फॉर्म हुआ था वहां से ओरिजिन था और एंड पॉइंट इसका हार्ट है, इसलिए इसको बोला जा रहा है वेन। बट और इस वेन का स्पेशल जो नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। क्लियर है। और इस केस में भी देखोगे इसका जो नाम हो जाएगा, इसका ओरिजिन कहां से हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा हार्ट और इसका एंड पॉइंट हो जाएगा कैपिलरीज। तो ये चीज याद हो जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का जो नेमिंग कैसे आया और एक्सेप्शन भी क्यों है वो तो हमको पता है, क्योंकि यहां पे देखोगे हार्ट के केस में इस चेंबर पे जो भी ब्लड आ रहा है हमको पता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से, और इसके थ्रू जो भी ब्लड जाएगा ऑब्वियस बात है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही जाएगा। तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था उसको प्यूरिफाई किया गया, फिर दोबारा उसको भेजा जा रहा है पल्मोनरी वेन पार्ट पे। पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम चेंबर पे आ रहा है, इसलिए उसका नाम हो गया पल्मोनरी वेन और वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहां पे हम शॉर्ट पे लिख देते हैं, इट कैरीज कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, कोई भी जो ब्लड वेसल होता है, हर एक ब्लड वेसल का मतलब चाहे आर्टरीज हो वेन हो, दोनों के केस में देखोगे इसका 3 लेयर होता है। इसके केस में देखोगे कोई भी ब्लड वेसल का 3 लेयर होता है। एक होगा आउटर लेयर, एक होगा मिडिल लेयर और एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोला जाता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसको बोला जाएगा क्या, हर जगह पे ट्यूनिका टर्मिनोलॉजी आएगा, ट्यूनिका मीडिया, और इस केस में बोला जाएगा ट्यूनिका इंटरना। और इसी को एक और नाम पे बोला जाता है एंडोथेलियम। अब देखो आउटर लेयर पे मैं बता रहा हूं, आउटर लेयर का नाम हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर का नाम हो गया ट्यूनिका मीडिया और इनर लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटरना। अब एक फिगर ड्रॉ करोगे, सपोज मान लो ये कोई ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल को हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इसका बाहर का लेयर दिखाई देगा। तो एक क्रॉस सेक्शन पे देखोगे, मान लो मैं एक क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं,
अब क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर पे ऐसे हमको कुछ लेयर दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, ये लेयर को हटा देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे बाहर जो होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसके बाद ट्यूनिका मीडिया, और इसके बाद ट्यूनिका इंटरना, क्या एंडोथेलियम भी बोला जाता है। और जो मिडिल पार्ट होता है इसको बोला जाता है लुमेन। कभी भी कोई भी खाली स्पेस होता है, देखो वहां पे जैसे हीमोलिम के जो हीमोसाइनस बताया था, बहुत सारी जगह पे वो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट तरीके से यूज होता है। खाली एरिया को साइनस भी कहाँ कहाँ पे बोला जाता है, कुछ एरिया पे लुमेन भी बोला जाता है। तो इस केस में देखोगे ब्लड वेसल का जो सबसे इनर मोस्ट एरिया होता है जो खाली रहता है, और इसके थ्रू क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। ये तो ब्लड वेसल का एक्चुअल में बाहर का कवरिंग है, और ये जो खाली एरिया बीच में है इसके थ्रू ही ब्लड जा रहा है। अब आर्टरी और वेन के केस में इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अब इस केस में देखोगे जो ट्यूनिका मीडियर रीजन होता है, इस एरिया पे एक्चुअल में स्मूथ मसल सेल प्रेजेंस होता है। क्योंकि ब्लड वेसल पे कौन सा मसल प्रेजेंस होगा, ब्लड वेसल पार्ट पे जो मसल प्रेजेंस होता है कौन सा टाइप होता है। देखो मसल थ्री टाइप होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो यहाँ पे जो मसल प्रेजेंस होगा वो एक्चुअल में स्मूथ मसल होता है, और वो कौन से रीजन पे प्रेजेंस होगा, ये ट्यूनिका मीडियर रीजन पे प्रेजेंस होता है। और इसी के वजह से इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से एक्चुअल में जो ब्लड वेसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। अब ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो आर्टरी और वेन के केस में एक डायग्राम के थ्रू उसका डिफरेंस भी बता देता हूं, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। देखो आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस पहले बता दो। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से होगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट, और एंड पॉइंट होगा एंडेड इन कैपिलरीज। और इस केस में ये क्या हो जाएगा, इट ओरिजिनेटेड इन कैपिलरीज और एंड हो रहा है कहां पे, एंडेड इन हार्ट। क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखो, अब इस केस में देखोगे आर्टरी के केस में एक कौन सा ब्लड लेकर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी एक्सेप्शन तो सबको पता हो गया, तो इस केस में एक्सेप्शन भी हम लिख देते हैं, पल्मोनरी वेन। और इस केस में जो एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये तो हो गया ब्लड फ्लो के हिसाब से। अब बताओ, अब यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं इसका आगे के स्लाइड पे। देखो जो आर्टरी और वेन का जो स्ट्रक्चर देखोगे ना, आर्टरी के केस में
3 लेयर होगा। अब ये दो फिगर पे देखो, जो डिफरेंस है ये एक्चुअल में देखोगे इस पार्ट पे जो लुमेन होता है, लुमेन एरिया एक्चुअल में देखो छोटा होता है, एरिया आर लेस इन साइज। और इस केस में देखोगे जो ल्यूमेन एरिया होगा ये लार्ज इन साइज। अब यहां से बता सकते हो किसी ब्लड वेसल का लुमेन एरिया छोटा होगा तो उसके थ्रू उतना ही स्पीड पे ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा क्या कम होगा? ज्यादा होगा। और इस केस में कम होगा। तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ कंडक्शन जो होगा ब्लड का, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ ब्लड इसमें ज्यादा होगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ ब्लड इज फास्टर, और यहां पे स्पीड स्लो होगा। स्पीड स्लो कंपेयर टू आर्टरी। क्लियर है ना? अब यहां पे देखो ये तो हो गया स्पीड के हिसाब से। देखो यहां पे भी जो स्पीड आ रहा है ना, एक तो लुमेन के वजह से एरिया छोटा है जिसके वजह से स्पीड ज्यादा आ रहा है, और साथ में देखोगे यहाँ पे जो आर्टरी के केस में जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होता है ये एक्चुअल में वेल डेवलप्ड स्मूथ मसल होता है, और स्मूथ मसल जो होता है वो एक्चुअल में इलास्टिक नेचर का होता है, और जिसके वजह से देखोगे यहाँ पे जो मिडिल लेयर है ये है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इनके केस में क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा। अब वेल डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी होता है वो एक्चुअल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के वजह से होता है। तो इस केस में एक्टिन और मायोसिन का प्रोटीन का जो नंबर देखोगे इसमें ज्यादा डिपोजिटेड है, और इस केस में कंपैरेटिवली कम होगा। तो इस केस में देखोगे जो स्मूथ मसल होगा लेस डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे और कुछ पॉइंट हम लिख देते हैं। जैसे इस केस में देखोगे कोई भी वाल्व, एक तो स्पीड ऑफ कंडक्शन हो गया, और यहाँ पे स्मूथ मसल का भी लिख देता हूं। स्मूथ मसल इज वेल डेवलप्ड इन कौन सा रीजन पे होता है? ट्यूनिका मीडिया पे। और इस केस में स्मूथ मसल इज लेस डेवलप्ड कंपेयर टू आर्टरी। और कौन सा रीजन पे? इन ट्यूनिका मीडिया। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखो। जैसे आर्टरी के केस में कोई भी वाल्व यहां पे प्रेजेंस नहीं होता है, बट वेन के केस में देखोगे वाल्व प्रेजेंट होता है। देखो इसलिए है क्योंकि आर्टरी के थ्रू जो भी ब्लड जा रहा है उसका स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा है, वहां पे वाल्व रहेगा। वाल्व का काम क्या होता है? एक यूनिट डायरेक्शनल ब्लड का फ्लो होता है, जिसके वजह से जो वाल्व का मेन काम यही होता है ना, एक ही डायरेक्शन पे ब्लड को फ्लो करना। अब किसी भी एरिया पे देखो जहां पे मान लो एक पर्टिकुलर वेसल है, इसके थ्रू यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं रहेगा तो इस पे स्पीड ज्यादा होगा, बट बैरियर रहेगा तो स्पीड कम हो जाएगा।
देखो दो तीन रीजन बताया स्पीड कम होने का, एक तो लुमेन का साइज बताया, स्मूथ मसल सेल बताया, और साथ में वाल्व का प्रेजेंस। तो जो वेन पार्ट होता है यहाँ पे वाल्व प्रेजेंस होता है, जिसके वजह से इसका स्पीड भी कम हो जाता है, और ये आर्टरी के केस में वाल्व एब्सेंट होता है, इसके वजह से यहाँ पे स्पीड ज्यादा होता है, फास्टर होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन आ जाता है। देखो इसका जो इनर पार्ट होगा, इस केस में देखोगे चाहे ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होगा ये लेस डेवलप होता है, और वेन के केस में ट्यूनिका एक्सटर्ना वेल डेवलप होता है। क्लियर है? देखो इस केस में देखो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना ये आर्टरी पार्ट पे ज्यादा डेवलप होगा, और वेन पार्ट पे सिर्फ जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये ज्यादा डेवलप होता है। अब इसलिए होता है क्योंकि देखोगे एक तो यहाँ पे ब्लड तो ज्यादा जा रहा है बट इसका स्पीड कम होता है, तो इसलिए बाहर का पार्ट को इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इसके केस में बस इसको याद भी रखोगे भी तो चलेगा, नहीं याद रखोगे भी तो चलेगा, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सर्कुलेशन का देखो, ह्यूमन के बॉडी पे जो सर्कुलेशन होता है, एक तो देखोगे क्लोज सर्कुलेशन है और डबल सर्कुलेशन है। ह्यूमन के केस में जो सर्कुलेशन है वो कैसा है? क्लोज है सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेशन है। अच्छा, ह्यूमन के बॉडी पे जो सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है? देखो इस केस में देखो ये हार्ट के पास दो टाइम्स ब्लड आता है, एक देखो लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, और एक हो गया बॉडी टिश्यू। अब ये चार रीजन, तीन रीजन को देखो, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया और बॉडी टिश्यू। अब यहां पे देखो लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट पे ब्लड आ रहा है। अब यहां पे दोबारा देखो तो यहां पे किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। और कौन सा चेंबर पे आ रहा है? यहां पे देखोगे एट्रियम पे आ रहा है। अब इसके बाद यहां पे नीचे होगा वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल का चेंबर से फिर से ये ब्लड आएगा कहां पे? बॉडी टिश्यू के पास। ये किसके थ्रू आ रहा है? ये सिस्टेमिक आर्टरी मैं बता सकता हूं। आप यहां से बॉडी टिश्यू से देखोगे दोबारा यहां पे ब्लड जाएगा किसके पास? हार्ट पे। और कौन सा चेंबर पे? वेंट्रिकल पे पहले जाएगा, आर्टरी पे पहले जाएगा, आर्टरी नहीं सॉरी एट्रियम पे जाएगा। तो यहां पे देखोगे एट्रियम का चेंबर है, कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम। और इसके बाद यहां पे देखोगे नीचे के पार्ट पे वेंट्रिकल है, तो यहां से ब्लड दोबारा कलेक्ट होगा और कलेक्ट होकर ये जाएगा कहां पे? लंग्स रीजन पे। अब यहां पे देखोगे दो टाइप का सर्कुलेशन यहां पे है। एक तो देखोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहां पे देखोगे इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरी लिखा हूं, यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, नेमिंग भी कैसे आया है ये भी बता देता हूं। देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ पे इसलिए दिया गया क्योंकि बॉडी के ये हर एक रीजन पे जा रहा है और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पे जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है, ये सर्कुलेशन को बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और यहाँ पे क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है वो लंग से कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो ओरिजिन हो रहा है, मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखो दो टाइप का सर्कुलेशन का ओरिजिन में लिखता हूं। जैसे देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन, स्टार्ट कहां पे हो रहा है, कोई बता सकते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन का स्टार्ट कहां से हो रहा है? देखो इस फिगर को देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन का स्टार्ट होगा राइट वेंट्रिकल पार्ट पे, क्योंकि देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले लंग्स के पास जा रहा है ना थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां पे देखो, अच्छा यहां पे लिख देता हूं, ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका स्टार्ट कहां पे हो रहा है? राइट वेंट्रिकल चेंबर से। राइट वेंट्रिकल के बाद ये देखोगे थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के बाद अब ये कहां पे जाएगा? लंग्स पे जाएगा। तो लंग्स पे जाने के बाद ये फिर पल्मोनरी वेन पे जाएगा और फिर जाएगा कहां पे? कहां पे? हार्ट पे। और हार्ट का कौन से चेंबर पे? लेफ्ट ऑरिकल पे, क्या लेफ्ट एट्रियम पे। देखो यहां से लेकर यहां तक का जो सर्कुलेशन का पैसेज है इसको क्या बोला जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब एक और सर्कुलेशन था सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा, इसके बाद हम बता सकते हैं सिस्टमिक आर्टरी, इसके बाद मैं बता सकता हूं ए बॉडी टिश्यू, इसके बाद वेन, इसके बाद देखोगे ए सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद होकर, अच्छा ठीक है यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद नहीं लिख रहा हूं। अब ये आ जाएगा कौन से चेंबर पे? राइट ऑरिकल। क्या ऑरिकल और एट्रियम सेम ही होता है, क्लियर है? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का ओरिजिन कहां पे है? राइट वेंट्रिकल। कहां पे एंड हो रहा है? लेफ्ट ऑरिकल पे। और सिस्टमिक सर्कुलेशन का कहां पे ओरिजिन है? लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड हो रहा है कहां पे? राइट ऑरिकल। तो अब क्वेश्चन जो आता है ना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन का ओरिजिन और एंड पॉइंट तक यहाँ पे ये पैसेज और पाथवे याद रखना है, क्लियर है? कभी भी डाउट नहीं होगा। अब यहां पे देखोगे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये एक्चुअल में साइज पे बड़ा होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये साइज पे छोटा होता है, ठीक है? और इसलिए इसको दो सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए हमारे बॉडी पे जो सर्कुलेशन है ये डबल सर्कुलेशन है। क्योंकि दो टाइम्स ब्लड हार्ट पे आ रहा है इसलिए। अब देखो हार्ट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे पहले हार्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूं, इसके बाद स्ट्रक्चर के थ्रू। टाइम कितना बाकी है? बेकार। अच्छा देखो,
अच्छा, तो फिर जल्दी बता देता हूँ यहाँ पे फिगर के थ्रू ही, ठीक है, यहाँ पे ही बता देता हूँ, टाइम नहीं है। इस पार्ट पे देखो, तो हार्ट पे देखो टोटल 4 चेम्बर है। कौन कौन से हैं? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और इस साइड पे राइट ऑरिकल और इस साइड पे हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो ये तो हो गया चेम्बर के हिसाब से, 4 चेम्बर होता है। अब ये जो फिगर देख रहे हो एक कौन सा है? पल्मोनरी आर्टेरी, और ये है, सॉरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। और यहाँ पे देखो दो साइड पे पल्मोनरी वेन है। दो साइड पे नहीं, एक्चुअल में ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये एक्चुअल में है कौन सा साइड है? राइट साइड है, राइट पल्मोनरी वेन। और इस साइड पे है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। क्लियर है? अब इसके बाद देखोगे ये जो चेम्बर है इसको बोला जाता है असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग इसलिए ऊपर जा रहा है, और जब नीचे आएगा तब बोला जाता है डिसेंडिंग एओर्टा। और यहां पे देखो एक आर्च शेप फॉर्म हो रहा है ना, ऐसे शेप हो रहा है ना, इसलिए इसको बोला जाता है एओर्टिक आर्च। और यहां पे देखोगे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंस है, देखो छोटा सा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जो एओर्टा के साथ पल्मोनरी आर्टरी का कनेक्शन है, इसको बोला जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अब हार्ट के बारे में थोड़ा पहले लिख देता हूं, पहले तो यहाँ पे अच्छा चेम्बर बता दिया, सारे पॉइंट डाउन कर देता हूं, और अगले क्लास पे नहीं तो ये के बारे में डिटेल्स बताएंगे। क्वाडी टेंडोनी और इसको बोला जाता है पेपिलरी मसल। और यहां पे देखोगे इस रीजन पे, इस साइड पे देखो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट पे होता है जो भाल, ये होता है बाइकास्पिड भाल। और इसी का एक और नाम है मिट्रल भाल्व। और लेफ्ट साइड पे देखोगे जो भाल्व है इसको बोला, सॉरी, राइट साइड पे जो भाल्व होगा इसको बोला जाएगा ट्राइकास्पिड भाल्व। अब हार्ट के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें बता देता हूं। देखोगे इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, तो मिजोडर्मल हो गया इसका ओरिजिन। इसका शेप कैसा होता है? देखोगे हार्ट का जो शेप होता है इसको बोला जाता है क्लेंच्ड फिस्ट के जैसा होता है। हाँ, क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है जो मुट्ठी होता है इसको बंद करने में जो शेप होता है उसके जैसा दिखता है, तो इसलिए इसका शेप देखोगे क्लेंच्ड फिस्ट जैसा होता है। और ये कहां पे लोकेटेड है? देखो ब्रीथिंग का चैप्टर ऑलरेडी तुमने रीड कर लिया, पहले तो हम लिखेंगे तो थोरेसिक कैविटी के बीच में, और यहां पे थोरेसिक कैविटी के अंदर भी देखोगे इन बिटवीन द टू लंग्स।
तो हम स्पेसिफिकली और भी लिखेंगे, इन बिटवीन द टू लंग्स इन मीडियस्टिनम स्पेस और इसका वेट देखोगे, ये मेल्स के केस में अप्रोक्स 300 ग्राम होता है और फीमेल के केस में 250 ग्राम के आसपास होता है। और लेंथ 12 सेंटीमीटर के आसपास होता है और वाइड देखोगे 9 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अच्छा ठीक है, आगे के क्लास में हार्ट का एक्चुअल में स्टार्ट ही हुआ है, हार्ट का कुछ बताया नहीं, ये तो बेसिक चीजें है। ये एक्चुअल में कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कैसे वाल्व काम करता है, कैसे ब्लड फ्लो होता है, तो आगे के क्लास में डिटेल से बताएंगे। वेलकम बेटा। एक्चुअल में पाल्मोनरी ये पे थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू।